हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। तो गाइस, आज जैसा कि हमने शुरू किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड चैप्टर, तो आज उस चैप्टर के हम फाइनल पार्ट लेकर आ गए हैं। यानी कि उसमें 3 से 4 टॉपिक जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं वही टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, और उन टॉपिकों के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होने वाला है। तो गाइस, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आफ्टर अ लिटिल इंट्रो। चलिए गाइस, मैं डाल देता हूं अपना टॉपिक है हमारा आज सबसे पहले सरफेस टेंशन, यानी कि हम इसे हिंदी में कह सकते हैं पृष्ठ तनाव। ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को समझ लेते हैं। इस टॉपिक को समझने से फ्रेंड्स पहले हमें एक चीज को समझना पड़ेगा, अंतरा आणविक बल। तो डाल देता हूं मैं अपना हेडिंग, अंतरा आणविक बल, यानी कि हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, उसे मैं लिख लेता हूं। तो जैसे कि मैंने लिखा है, अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स। कोई भी पदार्थ देखिए, कोई भी पदार्थ होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, और उन्हीं अणुओं के बीच जो भी फोर्स लगता है या जो भी बल लगता है, हम कह सकते हैं वही बल क्या होता है, हमारा अंतरा आणविक बल, यानी कि इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर कोई पदार्थ बना है, मैंने पदार्थ है, तो यहाँ पर क्या है, ये इसके अणु है। कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। अब जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है पदार्थ के अंदर, वही फोर्स क्या है, हमारा इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी कि अंतरा आणविक बल है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। देन देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि जो अंतरा आणविक बल है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, तो सिंपल सा हम याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। पहला होता है हमारा कोहेसिव, यानी कि ससंजक, और द सेकेंड वन एंड द लास्ट वन इज एडहेसिव, यानी कि असंजक। कोहेसिव और एडहेसिव 2 फोर्स होते हैं हमारे इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स में। तो समझ लेते हैं कोहेसिव क्या होता है। इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स कि एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं, उनके बीच में कोई बल लग रहा है, तो उसमें क्या होंगे, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल यानी कि अणु होंगे, और दूसरे में क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल यानी अणु होंगे। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, लिख देता हूं मैं, एक ही प्रकार के अणु, एक ही प्रकार के अणु होंगे। यानी कि माना हम ले लेते हैं वाटर, यानी कि जल, और जल के अणु। जल और जल के अणु किस में आएंगे, हमारे कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल में आएंगे। इन दोनों में जो भी बल लगेगा वो बल लगेगा ससंजक। और दूसरा देख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं विभिन्न प्रकार के अणु।
इसमें विभिन्न प्रकार के अणु होंगे, यानी कि एक तरफ अगर वाटर के मॉलिक्यूल हैं, यानी जल के मॉलिक्यूल हैं, तो दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलेंगे, कांच ले लेते हैं, कांच के मॉलिक्यूल होंगे दूसरी तरफ। ये क्या है, विभिन्न प्रकार के अणु होंगे, कांच के मॉलिक्यूल अलग होते हैं और जल के अलग होते हैं। तो इन दोनों में जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या कहलाएगा, हमारा एडहेसिव फोर्स, यानी कि असंजक बल कहलाएगा। ठीक हो गया। इतनी बात, एक बात थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सरफेस टेंशन पढ़ने के लिए हमने दो चीजों को पढ़ा। पहली चीज हमने पढ़ी कि इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स हमें पढ़ना पड़ता है, यानी कि अंतराण्विक बल पढ़ना पड़ता है। अंतराण्विक बल हमने क्या कहा, दो अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है, अंतराण्विक बल होता है, यानी कि इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। दूसरा हमने क्या कहा कि इंटरनल जो अंतराण्विक बल है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि एक ससंजक होता है, दूसरा असंजक होता है। ससंजक बल जो होता है उसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं और असंजक बल में विभिन्न प्रकार के अणु होते हैं, यानी कि एक अणु अगर जल का है तो दूसरा अणु जल का नहीं होगा, समान अणु नहीं होंगे। और यहाँ पर पारे पारे का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, पारा प्लस पारा यहाँ पर होगा और यहाँ पर पारा प्लस फिर कांच हो जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है। तो चलिए इसको इरेज कर देता हूं, आगे चलते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में यही आएगा, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। ओके, ये लीजिए, हमने पढ़ लिया इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स एंड टाइप्स ऑफ इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है बुक में। हाँ, दूसरा कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी कांच से चिपकता है पारा नहीं। तो अगर हमने ससंजक और असंजक बल पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन भी आसान है। पारा कांच से नहीं चिपकता, जबकि जल से क्यों। ये लीजिए, अब इसे समझ लेते हैं। एक तरफ हम ले लेते हैं अपना ये कांच है, दूसरा जल है, ये जल के अणु है। इस तरफ हम ले लेते हैं कांच, पारे के अणु। ठीक हो गया, हमने ले लिया यहां पर जल के अणु, कांच के अणु ले लिए। अब यहां पर हमने ले लिया कांच और पारे के। ठीक हो गया, यहां पर जल और जल के बीच क्या लगेगा, हमारा जल और जल के बीच एक ही समान अणु है तो क्या लगेगा, ससंजक बल लगेगा। ससंजक बल लगेगा जल में। और दूसरे में क्या लगेगा हमारा, यहां पर फिर दूसरी है, पानी और कांच के बीच कौन सा बल लगेगा, पानी कांच के बीच लगेगा असंजक बल, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल हैं। ठीक हो गया, असंजक बल। इतनी सी बात हो गई।
और यहाँ पर हम ससंजक बल को कर देते हैं P से डिनोट और असंजक बल को हम कर देते हैं Q से डिनोट। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर पानी कांच से चिपक रहा है यानी कि जो ससंजक बल है वो ससंजक बल क्या है, कम है किसकी तुलना में, असंजक बल की तुलना में। यानी कि P कम है किसकी तुलना में, Q की तुलना में। अगर असंजक बल ज्यादा है तो पानी कांच से चिपक ही जाएगा, क्योंकि जो भी फोर्स ज्यादा होगा उसी से क्या हमारा बाइंडिंग बनेगा। ठीक हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरे में हम क्या देख लेते हैं, पारे और पारे के बीच में देख लेते हैं। पारे पारे के बीच में ससंजक लगेगा जैसे कि आप सभी को पता है, और पारे और कांच के बीच में असंजक लगेगा। दोनों में समान ही लगेगा बल, लेकिन अब हमने पारा पारा को P से डिनोट, इसको Q से डिनोट। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो पारा है वो कांच से नहीं चिपकता। अब वो कांच से क्यों नहीं चिपकता, यानी कि P ग्रेटर देन है किसकी तुलना में, Q की तुलना में। यानी कि असंजक बल की तुलना में क्या है, ससंजक बल हमारा ज्यादा मजबूत है। ससंजक बल ज्यादा मजबूत होगा तो एक ही प्रकार के अणु आपस में मिलेंगे, यानी कि एक ही प्रकार के अणु होंगे। ससंजक बल ज्यादा है क्योंकि, तो पारे और पारे के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स ज्यादा होगा किसकी तुलना में, पारे और कांच की तुलना में। यही वजह होती है कि पारा कांच से नहीं चिपकता जबकि जल कांच से चिपक जाता है। ओके, इतनी सी बात हो गई। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि ये दोनों किसका नहीं करते, व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करते। व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करते का कहने का मतलब है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r², व्युत्क्रम वर्ग का ये पालन नहीं करते ये दोनों फोर्स। व्युत्क्रम वर्ग यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है। ठीक हो गया, इतनी बात हो गई इंपॉर्टेंट। ओके, बस सरफेस टेंशन इतना ही था, समझ में आ गया होगा आपको। चलो एक चीज और देख लेते हैं। माना कोई पृष्ठ है, उस पर हमने ऊपर से एक वाटर ड्रॉप गिराया। ये क्या है, जल की बूंद है। और दूसरे में हमने क्या गिराया, ऑयल ड्रॉप गिराया। ऑयल ड्रॉप यहाँ पे आने पे हल्का सा फैल जाता है, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे आने पे एज इट इज रहता है, जैसे का तैसा रहता है जल की बूंद। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो भी जल होता है वो क्या करता है, इसमें वही चीज होती है, जल और जो नीचे पृष्ठ है हमारा, उसमें क्या होता है कि असंजक बल ज्यादा होता है और इसमें असंजक बल कम होता है। इतनी सी बात है। ऑयल ड्रॉप गिर रही है, वो फैल जाती है, तो उसमें क्या है, असंजक बल की मात्रा ज्यादा है और ससंजक बल कम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये खुद को कम कर रही है, यानी कि किसी द्रव के स्वयं को न्यूनतम करने की प्रकृति। ठीक हो गया। किसी द्रव के स्वयं को न्यूनतम करने की प्रकृति, ये खुद को कम कर रहा है, इसलिए अगर ऑयल ड्रॉप भी गिर रही है तो पूरी नहीं फैल जाएगी, धीरे धीरे करके फैलेगी। यानी कि खुद को तो कम करना चाह रही है वो,
क्योंकि नहीं कर पा रही, क्योंकि असंजक बल क्या है उसमें ज्यादा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, किसी द्रव के स्वयं को न्यूनतम करने की जो क्षमता है या जो प्रकृति है उसे क्या कहते हैं हम, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक हो गया। स्वयं को यानी कि मान लीजिए आपने अपने बाल भिगोए और भिगोने के बाद आप देखते हैं कि आपके बाल आपस में चिपक जाते हैं। वो क्यों चिपकते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपकते हैं, क्योंकि जल क्या होता है, खुद को न्यूनतम यानी कि कम करने की कोशिश करता है और उस दौरान आपके बाल आपस में चिपक जाते हैं। ओके, चलो जहां तक मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। नोट्स की प्रॉब्लम मत लीजिए, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ हूँ, उस पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे मैसेज करके ले सकते हैं सारे नोट्स। नहीं तो बुक में दिए हुए हैं, अगर आपके पास NIOS की बुक है तो बुक में सारे नोट्स आपको प्रोवाइडेड हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, द्रव का पृष्ठ तनाव। दूसरा टॉपिक इसने दिया है हमें द्रव का पृष्ठ तनाव। द्रव का पृष्ठ तनाव समझ लेते हैं, ये भी बड़ा आसान है। मान लेते हैं ये द्रव है, इस पर कोई काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, इसको बोल देते हैं काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा हमने खींच दी और जो रेखा हमने खींची उसके सिरों को A और B मान देते हैं। ठीक हो गया। इसकी लंबाई L मान लेते हैं और लगने वाले बल को हम F मान लेते हैं। ठीक हो गया। लंबाई को L से डिनोट करते हैं, बल को F से करते हैं और सिरों को A और B से करते हैं। ये तो आप सभी को नॉर्मल सी बात पता होगी। तो हमने क्या किया, द्रव को लिया, उस द्रव पर कोई A से B हमने काल्पनिक रेखा खींची और लगने वाला बल उसमें F है और जो काल्पनिक रेखा की लंबाई है वो L है। ठीक हो गया। यानी कि हम पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन को हम T से डिनोट करते हैं, यानी कि पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन को T से डिनोट किया तो क्या हो जाएगा हमारा, T = F/L हो जाएगा। अब मान लेते हैं जो लंबाई है, लंबाई हमारी 1 हो जाती है, यानी कि जो हमारा फॉर्म, F नहीं होगा, T क्योंकि पृष्ठ तनाव क्या है, T है। T F/L हो गया और हमने लंबाई जो है वो क्या मान ली, L को हमने मान लिया 1, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, T F आ गया। T F आ गया। बस इतना ही है इसमें। अब जो डेफिनेशन कह रहा है उसे देख लेते हैं, क्या कह रहा है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ पर किसी भी दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पृष्ठ तल पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। बस वही बात कह रहा है। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। और हम क्या देख लेते हैं, इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक क्या होता है इसका, बल का हो गया न्यूटन और मीटर। न्यूटन मीटर, यानी कि इसे एक चीज और भी बोलते हैं, वो बोलते हैं इसे जूल प्रति मीटर स्क्वायर। कंपटीशन लेवल में आ सकता है ये, इन दोनों में से ये भी आ सकता है, आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो क्या होता है, जूल प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। ठीक हो क्या। और जो इसका विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र वो होता है Mt-2, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। ओके, तो हमने क्या समझा, द्रव का पृष्ठ तनाव, हमने एक द्रव लिया, उस पर एक काल्पनिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है केशिकत्व, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, केशिकत्व। केशिकत्व बिल्कुल इजी है, यानी कि कैपिलरिटी। कैपिलरिटी को समझ लेते हैं। कैपिलरिटी को समझने से पहले हम केस नली को भी समझ लेते हैं।
केस नली, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। दोनों सिरों पर खुली बारीक छिद्र वाली नली को केस नली कहते हैं। ओके, ये बिल्कुल इजी है, मैंने कहा था जैसे कि दोनों सिरों पर खुली बारीक नली वाली, बारीक छिद्र वाली, सॉरी, नली को केस नली कहते हैं। यानी कि ये केस नली है और दोनों सिरों पर इसके क्या है, बारीक छिद्र हैं। ये छिद्र है इसके, ये नली है, इसी को हम क्या कहते हैं, केस नली कहते हैं। और इसमें द्रव के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने की जो प्रक्रिया होती है उसे केशिकत्व कहते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। देखिए केस नली क्या होती है, दोनों सिरों पर छोटी छिद्र वाली क्या होती है, खुली हुई जो नली होती है उसे हम केस नली कहते हैं। और इसी नली में जो द्रव नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है उसी को हम क्या कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं। यानी कि ये हमारा द्रव है और इसमें हमने ये केस नली डुबो दी, केस नली डुबो दी, इसमें जल ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया और नीचे आने की प्रक्रिया ही क्या है, केशिकत्व है। बस समझ में आ गया। दूसरी हम केशिकत्व को इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने बायोलॉजी में देखा है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ों से खनिज लवणों तथा जल को पेड़ के विभिन्न भागों में ले जाते हैं, वो केशिकत्व के कारण ही ले जा पाते हैं। ठीक हो गया। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें केशिकत्व वाली प्रोसेस नहीं होती है, चलिए वो एक अदर टॉपिक है। तो यहाँ पर हमने केस नली को समझ लिया, केशिकत्व को हमने समझ लिया, यानी कि कैपिलरिटी भी हम समझ चुके हैं। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।